हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और विज्ञान प्रगति मैगजीन सितंबर 2022 की आप लोगों के सामने है। मैगजीन जो है वो ऑफिशियली काफ़ी देर में आई और फिर हमारे पास आने में भी टाइम लगा, इसलिए देर में जो है वो कवर यहाँ पर हो रही है। बट टेंशन ना लो, इसकी जो आपको पीपीटी पीडीएफ वगैरह हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और चलिए देखते हैं आखिर क्या बात जो है वो इस मैगज़ीन के अंदर में की गई है। शुरू में तो सोचा कि इसमें कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जो आपकी यूनिट है दैट इज कॉल्ड CSIR, ओके, उसकी स्थापना के 80 साल हो गए हैं। 1942 में ये संस्था जो है वो बनाई गई थी। तो मुझे लगा उसके बारे में ही जस्ट भर दिया गया होगा, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो अलग हैं, उनको यहाँ पर देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको देखते हुए आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर करनी है। अगर हम चलें आगे तो साइंस रिपोर्टर मैगजीन सितंबर 2022 की ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। इसमें लिखी हुई चीज़ें तो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन बोला जो समझाया जो जाता है वो हिंदी में होता है। और इस मैगजीन के अंदर में CSIR के जो 80 साल यहाँ पर हो गए हैं एस्टेब्लिश हुए हुए, उसके बारे में डिटेल में चीज़ें जो हैं वो कवर ऑलरेडी कर दी गई हैं। ये 2 घंटे की वीडियो यहाँ पर तैयार की गई, ओके, जबकि ज़रूरत 1 घंटे की भी नहीं थी, फिर भी 2 घंटे की वीडियो कवर की गई। तो अभी मैं ये नहीं चाहता कि इसी सेम पॉइंट के ऊपर में 1 घंटे की और विज्ञान प्रगति की वीडियो जो है वो यहाँ पर तैयार की जाए। दिस इज़ नॉट बेनिफिट, ओके। तो क्या किया जाएगा, आप देखो कि पहला आर्टिकल विज्ञान प्रगति के अंदर में जो CSIR है उसके 80 साल और उसकी उपलब्धियों को बताया गया है कि 1940 में उसने क्या किया, 1950 में क्या किया, 1960 में क्या किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर में साइंस रिपोर्टर के अंदर कवर कर दी गई हैं। तो प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप इसको जो है वो वहाँ से कवर करें। कोई भी नई चीज़ नहीं है, जस्ट 5-6 जो उपलब्धियाँ हैं उनको अपने नोट्स के अंदर में लिख लो कि हाँ भाई ये उपलब्धि जो है वो CSIR ने हासिल की हैं। क्योंकि अगर पूछा गया कि CSIR की स्थापना को 80 साल हो गए हैं तो उन्होंने मतलब क्या किया है, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में के लिए क्या किया है, तो आपको जो है वो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या काम किए गए हैं। तो कुछ जो उनके वर्क हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे CSIR ने बहुत सारे प्रथम प्रयास यहाँ पर किए हैं। उन्होंने 1952 के जनरल इलेक्शंस में जो इंक इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर तैयार की। उन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी और वो यहाँ पर तैयार की, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स हैं उनका मिसयूज़ यहाँ पर ना हो। ये सब चीज़ें 1 बाय 1 करके डिटेल में कवर ऑलरेडी कर दी गई हैं। तो इसको आप जो है वो साइंस रिपोर्टर सितंबर 2022 से कवर करेंगे। तो इस मैगजीन के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नए आर्टिकल जो कि साइंस रिपोर्टर के अंदर नहीं दिए गए थे या फिर CSIR से रिलेटेड नहीं है। जैसे ये आर्टिकल है CSIR के अंदर में मानव संसाधन विकास समूह, इसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही इनका जिज्ञासा कार्यक्रम, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई लार्ज स्केल प्रोग्राम नहीं है जिनके ऊपर प्रीलिम्स या मेंस में कोई भी क्वेश्चन निकल करके आता हो, ओके। तो हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने पहले आर्टिकल की। पूरी विज्ञान प्रगति जो कि सितंबर की यहाँ पर है 2022 की, वहाँ से सिर्फ 4 आर्टिकल आपको इस पर्टिकुलर जो मैगजीन है उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। तो पहला जो आर्टिकल है वो आप देखोगे कि परमाणु ऊर्जा के बारे में है और उसमें क्या क्या रिसेंटली चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर में बताया गया है। तो परमाणु ऊर्जा रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। देखो, समय के साथ जो औद्योगिक क्रांति है वो यहाँ पर हुई है। कृषि, उद्योग, चिकित्सा, उन सभी क्षेत्रों में विकास यहाँ पर हुआ है। पृथ्वी की जो जनसंख्या है वो भी कई गुना तेज़ी से यहाँ पर बढ़ी है। तो वर्तमान की जो जनसंख्या है, अगर हमें उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना है तो हमें ऊर्जा के ऐसे सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पर्यावरण को प्रभावित ना करते हों, ओके। अभी तो हम यहाँ पर कई तरीके से जो उत्पादन करते हैं एनर्जी का, जिसमें से भारी मात्रा में CO2, NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं या सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वो यहाँ से निकल करके आते हैं। तो ये जहरीली गैसें होती हैं, वातावरण को प्रभावित यहाँ पर कर रही हैं, ओके। तो अगर हम देखें तो कुल मिला के इसके अलावा यदि परमाणु विखंडन विधि के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट यहाँ पर उत्पन्न होता है। देखो, जो आपकी बिजली उत्पादन यहाँ पर होता है जिसको हम परमाणु ऊर्जा यहाँ पर कहते हैं, ओके, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी इसको यहाँ पर कह दिया जाता है। तो उस एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपशिष्ट के रूप में निकल करके आता है, वेस्ट, ठीक है। तो आपने इधर एनर्जी बनाई, एनर्जी बनाने के साथ आपने वेस्ट बना लिया, मतलब वेस्ट जनरेट होता है अपने आप ही, और प्लस एनर्जी जो है वो यहाँ पर आपकी मिल जाती है जिसको आप यूज़ करते हो अलग अलग सोर्सेज के लिए। तो याद रखना कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो तब तक अच्छी है जब तक आप इस वेस्ट को डिस्पोज कर देते हो, ओके।
तो अगर वेस्ट डिस्पोज हो जा रहा है, वेस्ट को आप ख़त्म कर दे रहे हो, तब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, ये एनर्जी आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन अगर आप वेस्ट को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो तो ये टेक्नोलॉजी आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। इसमें भारी प्रदूषण देखने के लिए आपको मिलने वाला है और नुकसान फॉसिल फ्यूल के यूज़ से भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो बात यहाँ पर यही हो रही है कि विकसित देश तो जो कर रहे हैं, लेकिन विकासशील देश जो हैं उनको भी साथ में उभर करके आना पड़ेगा। जैसे इंडिया है, चाइना है, इन सब देशों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही तेज़ी से हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि विश्व जनसंख्या का ग्राफ जो है काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है और विकसित देशों का ग्राफ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, फ्लैट होता हुआ चला जा रहा है। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अब बिजली पहुंचानी है, बिजली की कई जगहों तक पहुंच भी नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि बिजली इतनी उत्पन्न भी नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके एनर्जी इनसिक्योरिटी, मतलब जिनके पास एनर्जी नहीं है, उसमें यहाँ पर जो है वो जी रहे हैं। तो अब चुनौती ये है कि सतत विकास ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो उसके लिए ऐसी बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा जिससे प्रकृति को भी नुकसान ना हो और लोगों को भी फ़ायदा यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिले। हमारी जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी नष्ट ना हो, आर्थिक विकास भी पूरा हो सके। तो ये जो है वो आपको चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग स्पेशली अगर हम बात करें तो फॉसिल जो फ्यूल होता है उसके बर्निंग, उसके जलने से उत्पन्न होगी। ओके, गैसेज जो उत्पन्न होती हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। या नेचुरल गैसेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। नेचुरल गैस जो है वो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए एज अ ट्रांजिशन यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, उसके बीच में इस्तेमाल यहाँ पर की जाती है। आप तुरंत फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जा सकते, धीरे धीरे आपको जाना पड़ेगा और उसमें आपको नेचुरल गैस का यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि यूरोप और अदर कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर कर भी रहे हैं। तो किसी तरीके की महामारी हो या फिर मतलब कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, फ्लाई ऐश वगैरह, ये सब प्रदूषण को ख़त्म करते हुए हमें अब सस्टेनेबल जो मेथड्स हैं उनकी तरफ यहाँ पर जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी ये कहा है कि 2022 तक CO2 का उत्सर्जन 60% यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसको हम बिल्कुल नहीं बढ़ने दे सकते, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ यहाँ पर सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ताज़ा पानी की उपलब्धता की, तो ताज़ा पानी उपलब्ध कराने के लिए कारखाने हैं, घर हैं, परिवहन और ऊर्जा देने के लिए लाइक पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ये सब बुनियादी चीज़ें हैं और इन सब में एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है। चाहे आपको फैक्ट्री चलानी हो, चाहे घर का कुछ उपकरण चलाने हो, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत तो यहाँ पर पड़ेगी। और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियाँ हैं उनकी भी एनर्जी डिमांड को बरकरार रखते हुए हमें कुछ नई तकनीकों की तरफ यहाँ पर जाना पड़ेगा। उत्पादन के लिए आजकल कोयले का इस्तेमाल होता है, ताप आधारित विद्युत संयंत्र इनका इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है, तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, जल विद्युत, सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा, ये सब कुछ स्रोत हैं जिनसे एनर्जी यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम कोयला और तेल का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अब इसको यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि दुनिया में जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा वही आपकी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बात यहाँ पर करते हैं, उसकी शुरुआत के परिणाम स्वरूप CO2 के उत्सर्जन में कमी आई है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ध्यान देते हैं तो हम CO2 के उत्सर्जन में कमी यहाँ पर लाभ पाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है वो फ्रांस है। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कई गुना तक कम जो है वो यहाँ पर कर दिया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो हो जाती हैं। ये सब ऊर्जा सुरक्षित होती है, स्वच्छ होती है और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी ऊर्जा यहाँ पर होती है। कुल मिला के आपको जो इसके अंदर में वेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा, अपशिष्ट सामग्री जनरेट होगी, उसको नष्ट करने की संभावनाएं यहाँ पर ढूंढनी है। मतलब वेस्ट निकल करके आता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जिसको कहते हैं, और अगर उसका एक्सपोजर यहाँ पर हो गया, अगर उसने ह्यूमंस को यहाँ पर अफेक्ट किया तो कई सारी बीमारियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन की सार्वजनिक स्वीकार्यता धीरे धीरे कम भी हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वेस्ट की वजह से। ओके, ऊपर से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ से बिजली बनती है, वहाँ से रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर मतलब देख भी सकते हो कि कुछ गंभीर दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं, जैसे चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 के अंदर में, ऐसे ही माइल आइलैंड पर हुआ था। ओके, और ऐसे ही फुकुशिमा जापान के अंदर में भी 2011 में ये काम देखने के लिए मिले, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर होता है, ओके, जहाँ पर बेसिकली सारी प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो पानी है वो यहाँ पर चला गया था, वाटर। तो कुल मिला के कैसी भी समस्या हो, न्यूक्लियर डिजास्टर के अंदर में इनको यहाँ पर काउंट किया जाता है। ओके,
और उसके अलावा जो परमाणु रिएक्टर हैं उसमें जो परमाणु कचरा यहाँ पर निकल करके आया अभी वो उसका डिस्पोजल भी हम ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। और इसके अलावा एक परेशानी ये भी है कि परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है वो धीरे धीरे परमाणु बम बनाने में भी हो रहा है। ओके, होता है बल्कि होता आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ें कुछ जो हैं वो कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट करती हैं परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने से, जैसे कॉल्ड एटॉमिक पावर का इस्तेमाल यहाँ पर करने से। इसके अलावा बहुत सारे जो देश हैं लगातार परमाणु हथियार यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जबकि उन्हें एनर्जी को यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। हिरोशिमा नागासाकी में जो भारी तबाही हुई उसमें जो परमाणु का केंद्रक है वही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यहाँ पर निकल करके आया है। ओके, तो ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको पता है कि ये सब काम जो है वो परमाणु विखंडन की क्रिया के बेस पर होता है, जब एक भारी नाभिक जो है वो दो लगभग समान टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और उन टुकड़ों के साथ साथ वहाँ पर भारी मात्रा में ऊर्जा जो है वो भी निकलती है, जो बेसिकली मास यहाँ पर वेस्ट होता है, द्रव्यमान जो यहाँ पर वेस्ट होता है उससे ऊर्जा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब काम E=mc², जो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत है उसके बेस पर काम यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं लाइक यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, उन सब का इस्तेमाल जो है वो एनर्जी के जनरेशन के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो अगर थोड़ा सा यूरेनियम अगर हम यहाँ पर ले लें तो उससे भारी मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर निकल सकती है। यूरेनियम भूमिगत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा से निकलने वाला जो कचरा होता है वो छोटी मात्रा को बरकरार रखता है, छोटी मात्रा में उसमें भी यूरेनियम यहाँ पर होता है। याद रखना कि पूरा का पूरा जो यूरेनियम है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, कुछ यूरेनियम कचरे के साथ भी यहाँ पर रह जाता है। तो उस यूरेनियम को हम खुले वातावरण में नहीं रख सकते, उसको सुरक्षित रूप से भंडारण करना पड़ता है, उसका निस्तारण करना पड़ता है। और उसके लिए हम जो है वो पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े जो होल्स हैं उनको बना करके कंटेनर के अंदर इस वेस्ट को डाल देते हैं और इसको बेसिकली हम जो है वो कह सकते हैं कि भूगर्भिक डिस्पोजल इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो उत्पादित ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को प्रबंधनीय अपशिष्ट की केवल एक छोटी मात्रा यहाँ पर जोड़ती है। यूरेनियम को स्वच्छ और आर्थिक विकास के लिए प्रकृति का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा परमाणु रिएक्टरों में अगर हम बात करें तो अपशिष्ट जो निकल करके आया उसका प्रबंधन करने में भी विद्युत शक्ति का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें भी बहुत अधिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर लग जाती है। कुल मिला के ईंधन को जो है वो भंडारण यहाँ पर किया जाता है। जो भूवैज्ञानिक स्थल यहाँ पर हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर में इस काम को यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो आपकी प्रोसेस है ये काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। निपटान के लिए पहले कंडीशनिंग की जाती है, फिर एनकैप्सुलेशन यहाँ पर किया जाता है और कंटेनर वगैरह के अंदर में बंद करके उनके ऊपर न्यूक्लियर टैग लगा करके उनको अंडरग्राउंड बरी कर दिया जाता है। ओके, अगर रेडियो एक्टिव विखंडन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है तो उसके लिए आपको लीच प्रूफ गिलास भी चाहिए जिसमें विट्रीफाइड इसको यहाँ पर किया जाता है। ये सब ऐसी प्रोसेस है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझो कि भूवैज्ञानिक रेपोजिटरी के रूप में एक टर्म निकल करके आती है जिसका काम या फिर जिस टर्म के द्वारा जो है वो हम रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है उसको हम अंडरग्राउंड डिस्पोज यहाँ पर करते हैं। यदि कोई जीवाश्म ईंधन में उत्पादित कचरे की तुलना परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उत्पादित कचरे से करता है तो जीवाश्म ईंधन में अपशिष्ट बहुत बड़ा और असहनीय होता है और पर्यावरण में फैल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि प्रसंस्करण कितना ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड। तो कचरा जीवाश्म ईंधन में भी निकलता है, कचरा परमाणु ऊर्जा में भी निकलता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन में जो कचरा उत्पादित होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको हम किसी भी तरीके से कंटेन नहीं कर सकते, वो वातावरण में फैलेगा ही फैलेगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपको याद रखनी है। जीवाश्म ईंधन कचरे से सस्ती ऊर्जा के लिए ये जो है वो आप पर्टिकुलरली इस पॉइंट को नहीं कवर करना है। ओके, तो डंपिंग साइट्स बनाई जाती हैं जगह जगह पर, जो बेसिकली जीवाश्म ईंधन होता है उससे निकलने वाले कचरे के लिए डंपिंग साइट्स बनाई जाती हैं। लेकिन हानिकारक जो होता है वो ज़्यादातर परमाणु ऊर्जा से निकलने वाला कचरा ही यहाँ पर होता है। तो उसका जो भंडारण है, उसका जो निपटान है, उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा निकल करके आती है, क्योंकि उसको स्थायी करना होता है और सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर वो ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जैव मंडल में इसके रिसाव की संभावनाएँ भी ज़्यादा होती हैं। भंडारण की तकनीकें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, उसके लिए साइट जो है वो नहीं मिल पाती कि कहाँ पर जो है वो उसको दफनाना है। जनता का विरोध देखने के लिए मिलता है कि भाई यहाँ पर मत बरी करो रेडियो एक्टिव वेस्ट को। ओके, तो ये कुछ चुनौतियाँ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, जीवाश्म ईंधन को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह यहाँ पर बढ़ रही है। तो
कचरा और ये सब उत्पन्न होना, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो पूरी तरीके से बेनिफिशियल यहाँ पर नहीं हो जाती। ओके, तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस निकल करके आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा कुछ कंट्री हैं लाइक बेल्जियम है, स्वीडन है, जर्मनी है, ये भूवैज्ञानिक जो भंडारण हैं वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट का, परमाणु कचरे का। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो भूमिगत भंडारण तो यहाँ पर किया ही जाता है। भूमिगत जो भंडारण है वो भी वैज्ञानिक तरीके से, उसमें भी कुछ कमियां यहाँ पर रह जाती हैं और उसके लिए अलग अलग काम यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा प्रवर्धक एम्पलीफायर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इस पूरी स्लाइड को आपको इग्नोर करना है, ये इसीलिए डाली गई है ताकि आपको बता सकें कि भाई ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल जो है वो आपको मिलेगा GSAT 24 के ऊपर में। ये एक संचार उपग्रह है और देखते हैं कि इसके बारे में क्या आपको याद रखना है। तो आपको चाहिए कि आपको बेसिकली जब टेलीविज़न देखते हो या दूर संचार या प्रसारण सेवाएं लेते हो तो उसमें उच्च गुणवत्ता यहाँ पर बने। आपके जो टीवी है या फिर LED है उस पर जो बेसिकली पिक्सल्स आ रहे हैं वो सब अच्छे तरीके से आएँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। और इसके लिए GSAT 24 जो है वो एक भारतीय संचार उपग्रह के रूप में उभर करके आता है। इसमें KU बैंड लगा होता है, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह सब जांचने के लिए हैं। और ये उपग्रह का भार भी दिया गया है 4181 किलोग्राम के करीब। ओके, और इसका जो कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश में DTH सेवाएं मौजूद हैं जो कि घर में आपके टेलीविज़न वगैरह को चलाती हैं, और VSAT की जो सेवाएं हैं उसमें विस्तार यहाँ पर किया जाए। VSAT क्या होता है? तो VSAT एक कह सकते हैं कि टर्मिनल होता है। VSAT एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर में 2 भू स्टेशन होते हैं। एक से सैटेलाइट पर कह सकते हैं कि जो उपग्रह होते हैं वहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके सिग्नल्स हैं वो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो सिग्नल्स हैं वो इनको यहाँ पर आपका ग्रहण यहाँ पर करता है। ओके, तो VSAT ये सिस्टम पूरा का पूरा यहाँ पर हो गया, जिसमें ये सैटेलाइट और दोनों भू स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। इनके बीच की जो प्रोसेसिंग है, ये जाना और ये आना, इसको सरल बनाने के लिए आपका ये GSAT 24 उपग्रह जो है वो इसकी जो क्षमता है उसको यहाँ पर बढ़िया करेगा। ओके, तो VSAT क्या होता है? VSAT एक बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल वाला 2 तरफा भू स्टेशन है जो उपग्रहों से डाटा का अभिग्रहण और प्रसारण करता है। समझ में आया? तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसका जो कवरेज रहेगा वो मुख्य भूमि तो रहेगी, यानी कि मेनलैंड इंडिया तो है ही, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों पर भी जो है वो ये काफ़ी अच्छा जो है वो कवर करेगा। ओके, तो ये पूरे इंडिया को कवर करेगा विद इट्स आइलैंड। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष सुधारों के बाद GSAT 24 मांग पर आधारित है। मांग पर मतलब डिमांड यहाँ पर बढ़ रही होगी, लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं चाहिए, तो उसको उपलब्ध कराने वाला NSIL का पहला मिशन यहाँ पर निकल करके आता है। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, बेसिकली डिपार्टमेंट के अंदर में ही वर्क करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में, और ये जो है वो हाल ही में बनाया गया था। इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना में स्थित यूरोप के जो स्पेस पोर्ट हैं उसके एरियन 5 व्हीकल से यहाँ पर आपका 22 जून 2022 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया। ओके, तो ये पॉइंट्स सारे के सारे आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो उद्देश्य याद रखना, DTH और VSAT सेवाओं को बढ़ाने के लिए काम यहाँ पर किया गया है, और पूरा का पूरा इंडिया जो है वो इसके अंदर में कवर यहाँ पर किया जाएगा। अब इसके जो उपयोग हैं वो आपने देख लिए। DTH की गुणवत्ता को सही करना है, दूर संचार वगैरह को जो है वो अच्छा यहाँ पर करना है। NSIL के बारे में भी दिया गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसको कहते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। केंद्रीय जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंदर में एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में है। मार्च 2019 में इसको जो है वो निगमित यहाँ पर किया गया था। ओके, जून 2020 के दौरान भारत सरकार ने जो नई अंतरिक्ष सुधार नीतियाँ यहाँ पर जारी की और मांग संचालित मॉडल पर उपग्रह का डेवलपमेंट होना यहाँ पर शुरू हुआ, और इस तरीके से जो GSAT 24 है वो यहाँ पर जो है वो छोड़ा गया। ओके, तो ये सब पॉइंट जो है वो याद रखना कि ये एक मांग संचालित मॉडल के बेस पर वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके कुछ व्यावसायिक क्षेत्र भी हैं जिसमें ये वर्क करेगा। लाइक आप देख सकते हो कि मांग के अनुसार प्रक्षेपण करना,
ठीक है, मतलब जो डिमांड लोगों के द्वारा दी जा रही है उस डिमांड के बेस पर डेवलपमेंट करना, उपग्रह बनाना और फिर उनको छोड़ना। इसी तरीके से जो भारतीय उद्योग हैं उनके उनके माध्यम से उपग्रहों का निर्माण करना, यानी कि इंडियनाइजेशन जिसको कहते हैं, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण यहाँ पर करना, इसका काम यहाँ पर हो जाता है। वाणिज्यिक आधार पर पृथ्वी का अवलोकन करना, ग्राहक से संबंधित उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सुविधाएं मुहैया कराना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो ये किसी काम का नहीं, GSAT-24 के बारे में अगर पूछा जाए तो इतना सफिशिएंट है। ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख सकते हो। ये पहला मांग आधारित उपग्रह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जिसका स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषण NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वाणिज्य उपयोगकर्ता हैं उनके लिए यहाँ पर किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। इसका द्रव्यमान याद रखना, कभी कभी फीचर्स पूछ लेते हैं। प्रयोग DTH और कह सकते हैं जो VSAT होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। KU बैंड लगे हुए हैं, लगभग 15 वर्ष से अधिक का जीवन है और ये छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर जो हैं वो दिए गए हैं। और मैंने ये भी बताया कि किस यान से इसको छोड़ा गया है, जो कि एरियन 5 है, यूरोपीय हैवी लिफ्ट अंतरिक्ष प्रमोशन यान है, इसके ज़रिए इसको जो है वो लॉन्च यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ये जो है वो ईसा जिसको कहते हैं ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसका यान यहाँ पर है और उसके द्वारा इसको जो है वो यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, लिखी हुई है, बट इतना डिटेल में नहीं देखना। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे लिखा हुआ है सुंदरबन की सुंदरता पर किसकी लग रही है नज़र। तो सुंदरबन बेसिकली आपको पता है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडिया के अंदर में वेस्ट बंगाल और अपना जो सराउंडिंग कंट्री है दैट इज़ कॉल्ड बांग्लादेश, ओके, उसका जो सब कोस्ट है वो सारा का सारा सुंदरबन से ढका हुआ है। ओके, तो उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी दैट इज़ कॉल्ड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की। उसके अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में जो मैनग्रोव का जो एरिया है उसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने के लिए मिली है, 17 वर्ग किलोमीटर की। तो मैनग्रोव का जो कुल आवरण है वो कितना हो गया है, 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो मैनग्रोव का जो आवरण है उसमें वृद्धि करने वाले 3 शीर्ष राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। इसमें उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की और कर्नाटक में भी 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर हुई। तो वेस्ट बंगाल में नहीं हुई, लेकिन इन 3 में जो है वो आपको यहाँ पर वृद्धि याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, तो उड़ीसा में हुई, फिर कहाँ पर हुई, महाराष्ट्र में, और फिर जो है वो कर्नाटक में यहाँ पर वृद्धि हुई। इसके अलावा जो मैनग्रोव्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि उनका क्षरण अगर हो गया, अगर वो ख़त्म हो गए, तो हमारे लिए अलग अलग तरीके के संकट यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। भारत की कुल जो तट सीमा है लगभग 7500 किलोमीटर की है, जिसमें अगर हम देखें तो भारतीय भूमि जो मेन भूमि है वो 6300 किलोमीटर की, और बाकी जो आइलैंड वाली भूमि है वो 1200 किलोमीटर की निकल करके आती है। ओके, तो एक लंबी समुद्री सीमा हमारे पास है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसकी वजह से लगातार चक्रवात यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी आवृत्ति भी यहाँ पर जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो एम्फन यहाँ पर आया था उसने बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर किया। तो इन नुकसानों से बचने के लिए, स्पेशली साइक्लोन वगैरह से बचने के लिए, जो मैनग्रोव होते हैं वो हमारी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ओके, तो मैनग्रोव जो हैं वो साइक्लोन्स की गति को कम करते हैं, और स्पेशली बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर में जब साइक्लोन यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने के लिए मैनग्रोव्स ही सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वास्तव में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पता ये चलेगा कि तटीय वनों का क्षरण हाल ही के वर्षों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो मैनग्रोव का हो या तटीय वन का हो, एक ही बात निकल करके आती है। तो इनका जो कह सकते हैं कि क्षरण भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मैनग्रोव वन अभी भी बिल्कुल भी सुरक्षित यहाँ पर नहीं है। भारत का लगभग 1/4 वनों से अच्छा, भारत का अगर हम बात करें लगभग 25% एरिया पर वन पाए जाते हैं इंडिया के। ओके, और ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम इसको बढ़ा करके 33% करने की जो है वो सोच रहे हैं, यानी 1/3 एरिया पर वन हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा भारत के अंदर में काफ़ी अलग अलग तरीके के पतझड़ वन हैं, पर्वतीय वन है, वो सब भी पाए जाते हैं। समुद्र भी हैं, मैनग्रोव वन्स भी हैं। ओके,
तो जो मैंग्रोव वन है वो समुद्र और मुख्य भूमि के बीच एक दीवार के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। दीवार के काम करें तो ये है कि समुद्र से आने वाले जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो मेनलैंड इंडिया पर तब पहुँचेंगे जब वो मैनग्रोव से यहाँ पर टकराएंगे। तो मैनग्रोव जो है वो एक दीवार के रूप में वर्क करता है बिटवीन द सी एंड द लैंड। ओके, तो मैनग्रोव के जो पेड़ यहाँ पर लगे हुए होते हैं ये समुद्र से आने वाले डिजास्टर्स को रोकने का काम यहाँ पर करते हैं। जैसे समुद्री भूकंप हो गए, चक्रवात यहाँ पर हो गए, उनके लिए एज अ बफर क्षेत्र का काम यहाँ पर करते हैं। जैसे 2004 में सुनामी आई तो इंडिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, वहाँ पर जो वन थे उनकी वजह से काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिला। ओके, तो उसके बाद हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की। कई सारी सुनामी हैं या फिर और चक्रवात वगैरह हैं, उनसे निपटने के लिए मैनग्रोव्स का इम्पोर्टेंस जो है वो हमें समझ में आया और धीरे धीरे हमने मैनग्रोव्स को बढ़ाना यहाँ पर शुरू कर दिया। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद में रखनी है कि मैनग्रोव्स का जो रोल है वो यहाँ पर क्या निकल करके आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो मैनग्रोव वन जो हैं वो लगातार नष्ट हो रहे हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी नष्ट हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो कह सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो रही है उसके कारण सी लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से मैनग्रोव पौधे जो हैं वो यहाँ पर नष्ट होते हुए जा रहे हैं। ओके, तो जब देखो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो पानी बढ़ेगा, तो मैनग्रोव की जो शाखाएं हैं वो पानी में डूब जाएंगी और पानी में डूबने के बाद वो श्वसन नहीं कर पाती और मैनग्रोव ख़त्म हो जाता है। यही सेम बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि मैनग्रोव्स को सर्वाइव करने के लिए कम पानी की ज़रूरत यहाँ पर होती है, इसलिए वो कोस्टल एरिया में उगते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन है उसने भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर मैनग्रोव्स को पहुँचाया है। बहुत सारी ज़मीन तो कृषि के लिए इस्तेमाल कर ली, कुछ जो है वो नमक उत्पादन के लिए मैनग्रोव्स को हटा दिया। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने आँख मूंद कर जो है वो काफ़ी नुकसान मैनग्रोव्स के लिए यहाँ पर किया है। लाइक कृषि के लिए ज़मीन यहाँ पर ख़त्म कर दी, इमारती लकड़ी के लिए मैनग्रोव वनों के द्वारा मैनग्रोव के जो वन हैं उनको मानव द्वारा काफ़ी क्षति जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। फिर अंधाधुंध शिकार वगैरह है या फिर समुद्री संसाधन जो है वो उनको लूटना है, ठीक है, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना है, उसमें भी मैनग्रोव क्षेत्र जो है वो काफ़ी नष्ट यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। और अगर हम बात करें 1987 से लेकर के 1997 के बीच तो अंडमान एंड निकोबार में लगभग 22,400 हेक्टेयर के मैनग्रोव्स नष्ट यहाँ पर हुए थे। ओके, तो आप समझ सकते हो कि 10 साल में कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो मैनग्रोव वन जो हैं वो लगातार सूख रहे हैं, जिससे सुंदरबन जो है वो अपनी प्राकृतिक छवि को लगातार खो रहे हैं। कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं और यह भी याद रखना है कि मैनग्रोव्स आखिर ज़रूरी क्यों हैं। इसमें अगर हम आगे देखें तो हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अनियंत्रित दोहन हम बिल्कुल सह नहीं सकते, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहती हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचता है। आर्थिक नुकसान भी काफ़ी होता है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती और इसके विनाशकारी परिणाम भी होते हैं। जो मछलियाँ होती हैं मैनग्रोव्स पर सर्वाइव करती हैं वो भी यहाँ पर नहीं रह पाती हैं। ओके, तो इसके ज़रिए हमें जो है वो मैनग्रोव्स के जो वन हैं उनको बचाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ कृत्रिम विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। उसमें कृत्रिम विधियों में ऐसे है कि जैसे सबसे पहले बीजों या पौधों का रोपण किया जाता है, उसके उपरांत पौधशाला में बीजों को अंकुरित करते हैं और फिर उनको जो है वो कोस्टल एरिया में जा करके लगा दिया जाता है। तो ये एक तरीके से कृत्रिम विधि हो गई, जिसमें हमने जो है वो पहले कंट्रोल्ड जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर में मैनग्रोव के पौधे को उगाया और फिर जा करके उसको कोस्टल एरिया के अंदर में रख दिया। ओके, तो ये थोड़ी सी महंगी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारे पास कोई और तरीके नहीं है, तो इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर करना पड़ेगा। भारत है, चीन है, वियतनाम है, बांग्लादेश हैं, जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास कोस्ट का एरिया है उनको बहुत ज़रूरत होती है सुरक्षा के लिए, और ये बात मैं आपको कई बारी बता चुका हूँ। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना। जो चक्रवाती तूफान है उनका वेग 60% तक कम हो जाता है, उनकी गति जो है वो 60% तक रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उनका जो इम्पैक्ट होगा, उनके द्वारा जो क्षति होगी वो भी यहाँ पर कम होगी, तो नुकसान जो है वो कम होगा और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर कर सकता है। तो ये पॉइंट्स सारे के सारे याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर कृषि रसायन सम्मेलन 2022 ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना कि 23 जून को ये ऑर्गेनाइज हुआ दिल्ली के अंदर में, और जो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंदर में उन्होंने जो है वो इसका उद्घाटन किया। इसका मुख्य विषय ये था कि धीरे धीरे जो कृषि है, कृषि के अंदर में जो कृषि रसायन हैं, उर्वरक हैं,
पौध वृद्धि नियंत्रक हैं, जीव पीड़ा नाशक का पंजीकरण है या उनका मानकीकरण है, संतुलित प्रयोग है, उनकी मार्केटिंग की नीतियां हैं, उनका निर्धारण है, या नकली रसायनों का विक्रय है। ये सब चीज़ें जो हैं उनके साथ में डिस्कस किया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ख़त्म करना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें स्वीकार यहाँ पर करना है। जैसे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कृषि रसायन यानी एग्रो केमिकल। एग्रीकल्चर के अंदर में अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जो कि कुछ कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ होता है ऐसे कि पेस्ट वगैरह जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इनको अलग से पेस्टिसाइड कह सकते हैं या फिर हर्बिसाइड यहाँ पर कह सकते हैं, कीड़ानाशक हो सकते हैं। तो उससे जो है वो भारी नुकसान लोगों को होता है। ओके, तो मतलब नुकसान कैसा, हेल्थ पर नुकसान। ओके, बहुत सारे लोगों की जो हेल्थ है वो यहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो जो एग्रो केमिकल्स हैं उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर ना हो और उनका पंजीकरण वगैरह सही से हो, उसके लिए ये सब यहाँ पर किया गया था। ओके, तो लिखा हुआ है कि किसानों को कृषि रसायनों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने को मना नहीं किया, लेकिन संतुलित प्रयोग होना चाहिए। ओके, और फसलों में जो कीड़ानाशी है उनके प्रयोग में कमी लाई जाए, लेकिन प्रयोग हो, सटीक प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा कृषि रसायनों पर जो विक्रय करने पर जीएसटी लगता था 18%, उसको भी कम करके 5% करने का समर्थन भी किया है। ओके, तो जब होगा तब न्यूज़पेपर के अंदर मिलेगी या फिर हमारी जो सीरीज चलती है एग्रीकल्चर वाली उसके अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा सम्मेलन में ये कहा गया कि जो कृषि रसायन है उसके प्रयोग हेतु ड्रोन्स का प्रयोग करें, डिजिटल टूल हैं, कंप्यूटर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पर करें। कुछ इमर्जिंग पीड़क हैं जैसे मिली बग है या फिर अमेरिकन पीटवॉर्म है या फिर मैथन वीटल है। इन सब में जो मतलब ये कुछ कह सकते हैं कि पेस्ट हैं। ओके, कुछ बीमारियां यहाँ पर पैदा करते हैं, तो इनके पूर्वानुमान के लिए मॉडल वगैरह बनाने की ज़रूरत है ताकि कीड़ानाशक के प्रयोग में कमी लाई जाए और इनको रोका जा सके। इसके अलावा भारत सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है, परंतु 75% जो किसान यहाँ पर हैं वो कीड़ानाशक के अंतर का ज्ञान नहीं जानते। तो उनको ये सिखाने की भी ज़रूरत है कि कैसे आप जो हैं वो पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो करें। इसके अलावा वर्तमान समय में जो सब्जी हैं उनका उत्पादन बेमौसम भी हो रहा है, बिना सीजन के हो रहा है, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं या फिर आपके पीड़क हैं उनका जो चक्र है, जीवन चक्र है बेसिकली, ओके, उसमें परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। तो उनका प्रकोप भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और फिर किसान जो है वो कीड़ानाशी का प्रयोग भी ज़्यादा करेंगे। तो ये सब रोकने के लिए जो है वो आपको कंपनियों के साथ में मिलकर के, किसानों के साथ में मिलकर के उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई कब क्या और कैसे करना है। जैव कीड़ानाशकों की बात करें तो उनका कृषि में 2% से भी कम प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है और इन सब के पंजीकरण के लिए जैव कीड़ानाशी एक्ट जो है उसको बनाने की आवश्यकता है। तो संतुलित और सही प्रयोग हो उसको इंश्योर करने के लिए ये सब एक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसी के साथ हमारे जो 4 आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हुए। पूरी विज्ञान प्रगति मैगजीन के अंदर से और कुछ भी पॉइंट निकल करके नहीं आते हैं जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हों। सीएसआईआर के ऊपर इतना फोकस मत करो, उसके ऊपर पहले से ही 2 घंटे लगा करके हमने टाइम जो है वो वेस्ट किया है। ठीक है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि वो टाइम वेस्ट यहाँ पर हुआ है। वहाँ से पॉइंट्स तो निकले लेकिन वो पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे कि भाई उनके ऊपर थोड़ी सी पीएचडी यहाँ पर की जाए। आपको सीएसआईआर से रिलेटेड 3 या 4 पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आप 150 वर्ड का ऐसे जो है वो लिख पाओ बिना किसी डर के। ओके, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इतना सब यहाँ पर। और ये मैगजीन कंप्लीट होती है। ओके, बेसिकली मैगजीन कंप्लीट होती है और इसमें और कुछ यहाँ पर आपको ध्यान में नहीं रखना। हमने ये आर्टिकल कंप्लीट किया, हमने ये दोनों आर्टिकल भी यहाँ पर कंप्लीट किए और हमने जो है वो कृषि रसायन सम्मेलन को कंप्लीट किया। बाकी बीच में जो आए आर्टिकल वो किसी काम के हमारे नहीं है। कुछ में क्विज प्रतियोगिता होती है, कुछ में कुछ होता है, तो ये सब किसी काम का नहीं। इसी के साथ जो है वो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।